डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण पर अब लगता है बाजी पलट चुकी है संसद के भीतर। मोदी और शाह के दांव से पवार और उद्धव भी अब पलटे दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस बार किसी भी कीमत पर महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को पास करवाने की पूरी तरह से तैयारी में है। इसको भारत की राजनीति में, संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2/3 के आंकड़े से एनडीए दूर रह गई, लेकिन एक ऐसा कदम अब उठाया जा रहा है, एक ऐसे मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो शायद देश के भविष्य में एक नया सियासी समीकरण जोड़ देगा। लेकिन जो दांव पिछली दफा नाकाम रहा, सिर्फ 3 महीने में बहुत कुछ बदल दिया। मोदी और शाह की जोड़ी ने सियासी दांव ने पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया है और अब नए सिरे से उसकी परीक्षा की घड़ी सामने आती दिखाई दे रही है। और अब इसके टर्निंग पॉइंट वाली बात ये बात इस साल बस 3 महीने पुरानी है। अप्रैल में संसद का विशेष सत्र चल रहा था, जब महिला आरक्षण और नई सीटों के परिसीमन बिल के लिए बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी। इच्छा यही थी कि किसी भी सूरत में वो पास हो जाए। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल लेके आई। वोटिंग के दौरान सरकार जरूरी 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले अब सरकार ने एक बार फिर से महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, तैयारी पूरी लगभग कर ली है। और इसके लिए लोकसभा में नया समीकरण भी तैयार होने लगा है। नंबर गेम के लिए पश्चिम बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र और तमिलनाडु की भी अब बड़ी भूमिका होने जा रही है, जो 3 महीने पहले तक इस तरह की उम्मीद लिए नहीं आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अब किसी भी कीमत पर इस महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को पास करवाने की पूरी तरह से तैयारी में। इसके साथ ही 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि एक देश और एक चुनाव का प्रस्ताव भी आ सकता है। और इसको भारत की राजनीति और संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत सीटों की संख्या 50% ज़्यादा हो जाएगी। लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर के 816 से लेकर 850 तक पहुंच सकती है। और ख़ास बात यह है कि कुल बढ़ी हुई सीटों में 33% में से 1/3 सीटें महिला आरक्षित होंगी, यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। और तैयारी ये कि 2029 का होने वाला लोकसभा चुनाव इसी नए बिल, नए परिसीमन के आधार पर लड़ा जाए। अभी बड़ा सवाल यही है कि सरकार के पास समर्थन के लिए ज़रूरी संख्या बल आखिर कैसे आएगा, क्योंकि इसी मकसद पर आगे बढ़ते हुए यही सरकार संसद के भीतर एक बार नाकाम साबित हो चुकी है। अब संसद का ये आगामी सत्र देश की राजनीति और विधायी इतिहास के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये जो नंबर गेम है, इसी लेकर एक बड़ा खेल हुआ है और पिछले कुछ वक्त में ही ये खेल पलटता दिखाई दिया। अब ये एक नए मोड़ पर आकर खड़ा दिखाई दे रहा है। 2/3 का ये आंकड़ा जो लगभग विपक्षी मान चुके थे कि सरकार के लिए कम से कम इस सरकार के शासनकाल में बहुत दूर की कौड़ी होगी, लेकिन कुछ ही वक्त में सारे समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 महीने के भीतर ऐसा बहुत कुछ बदला है जिसने पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। दरअसल किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पास कराने के लिए 2 बड़े पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला तो ये कि विधेयक को सदन की कुल संख्या के आधे से ज़्यादा के समर्थन की ज़रूरत होती है, और दूसरा नियम यह है कि मतदान के वक्त सदन में मौजूद जितने भी सदस्य हैं, वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्थन मिलना चाहिए। ये वो मोर्चा था जहां सरकार इस साल अप्रैल के महीने में चूक गई थी। लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के लिए परिसीमन और विस्तार के बाद महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान के 131वें इस संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े थे। विरोध में 230 वोट आए। मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया।
और इसके चलते विशेष बहुमत का जो 2/3 का आंकड़ा है ये 352 तक होना ज़रूरी था। पक्ष में 298 पड़े। इसके बावजूद सरकार अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई और बहुमत से 54 वोट पीछे रह गई थी। विधेयक गिर गया था, सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी विधेयक। और एनडीए की इस हार ने साफ कर दिया था कि एनडीए सामान्य विधेयकों को तो आसानी से पास करवा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए उसके पास ज़रूरी जादुई आंकड़ा इस वक्त मौजूद नहीं है। एक लंबे इंतज़ार का सभी ने फॉर्मूला अपना लिया था कि शायद अब ये भविष्य में कभी हो पाए, लेकिन कुछ ही वक्त में सब कुछ बदलता दिखाई देने लगा। अप्रैल से लेकर के अब तक बहुत कुछ बदला। विपक्षी जिस कॉन्फिडेंस में बैठे थे इस बात को लेकर, वो चारों खाने चित दिखाई देने लगे हैं। पिछले 3 महीने के भीतर ही देश का पॉलिटिकल सिनेरियो दिलचस्प तरीके से बदल गया है। अब इसमें सबसे ख़ास बात ये कि ये बदलाव कैसे आया, और ये आम चुनाव के कारण बदलाव नहीं, पार्टियों में टूट के कारण, बदलते गठबंधन के कारण, राज्यों में विधानसभा के जिस तरह के परिणाम आए, उसके बाद जिस तरह के समीकरण बने हैं, उसने बहुत कुछ पलट कर रख दिया। संसद में खाली हुई सीटों की वजह से भी ये एक नया समीकरण उभरता दिखाई दिया। इन घटनाक्रमों ने जहां एक तरफ एनडीए को बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, अब वहीं विपक्ष ये सोचने पर मजबूर हुआ कि पलक झपकती ये सब कुछ कैसे हो गया। उसके हाथ में जो बाजी थी वो उससे छिनती हुई नजर आ रही है, और ये बेहद दिलचस्प भी है। कुछ खास बातें जो हुई है, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हार गई और बहुत बड़ी टूट ममता बनर्जी की पार्टी में हुई, और ये सबसे बड़ा उलटफेर था पश्चिम बंगाल से जो सामने आया। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार, तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी से अलग होकर नेशनल कॉमन पीपल्स इनिशिएटिव एनसीपीआई के साथ में जाने का फैसला कर लिया और एनडीए को समर्थन कर दिया। यानी एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से अस्तित्व में भी नहीं थी, अचानक 20 सांसदों के साथ एनडीए के पाले में खड़ी होती दिखाई दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है। जो नियम कानून कायदे हैं उसकी बिना पर ही होता चला जा रहा है। और अगर सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर इस विलय को औपचारिक रूप से मंजूरी दे देते हैं, लोकसभा में सत्ताधारी गठबंधन में ताकत का नंबर और इजाफा साफ साफ दिखाई देने लगेगा, फिगर के तौर पर सामने आ जाएगा, तो फिर ये एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा होगा जो पश्चिम बंगाल से हुआ। महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिले। शिवसेना यूबीटी, उद्धव बालासाहब ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी वैसे शिवसेना हुआ करती थी, जिसकी स्थापना बालासाहब ठाकरे ने की थी, लेकिन उसमें बड़ी टूट हुई। शिंदे गुट के नाम से कुछ समय तक उसे जाना गया और उद्धव ठाकरे की उस पार्टी के ज़्यादातर विधायक सांसद शिंदे के साथ आ गए, और वो इतनी बड़ी टूट थी कि शिंदे मुख्यमंत्री तक बन गए बीजेपी के सपोर्ट से गठबंधन की सरकार में, और एक छोटा हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास रह गया था। आखिरकार पूरा असली नाम निशान शिंदे की पार्टी के पास, उस गुट के पास चला गया था, और उद्धव ठाकरे को मजबूरन एक नई पार्टी रजिस्टर करनी पड़ी थी। नाम आया यूबीटी, उद्धव बालासाहब ठाकरे। लेकिन वक्त बीतता चला गया। उद्धव बालासाहब ठाकरे विपक्ष की एक मजबूत पार्टी के तौर पर कांग्रेस के साथ, शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन में रही, लेकिन अब उस यूबीटी को, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उसे भी एक बड़ा झटका लग गया। उद्धव गुट के 6 सांसदों ने पाला बदल लिया और वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थामने का फैसला कर चुके हैं, अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। यानी जो टूट हुई उसमें जो कुछ बचा, उस बचे में से भी बड़ा हिस्सा अब एक बार फिर एनडीए के पाले में है, और ये एक दोहरा झटका उद्धव ठाकरे के लिए। और इन सांसदों को मान्यता मिलते ही विपक्ष की बेंच से उठ कर के वो सत्ताधारी कतार में शामिल हो चुके हैं। ऐसे ही एक और नेता महाराष्ट्र के शरद पवार, उनकी पार्टी के साथ भी कमोबेश वैसा ही हुआ जैसा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ था। तब उनके भतीजे थे स्वर्गीय अजीत पवार, और उनकी एनसीपी के साथ बिल्कुल वैसा ही घटनाक्रम हुआ।
शरद पवार अलग रह गए। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन की, महाविकास आघाड़ी जिसे नाम दिया गया, और शरद पवार की उसी एनसीपी में जबरदस्त टूट हुई। बड़ा हिस्सा अजीत पवार के साथ चला गया और शरद पवार ने जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम निशान वो अजीत पवार के साथ चला गया। घड़ी उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, बड़ी घड़ी, घड़ियाल महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं, यानी वक्त भी गया और घड़ी भी गई, शरद पवार। लेकिन फिर एक बार वैसे ही हालात दिखाई देने लगे शरद पवार को अपनी बची हुई उस नई पार्टी में जिसे एनसीपी शरद पवार गुट कहा गया। अब वहां भी सांसदों और विधायकों में वैसी ही हलचल थी जैसी उद्धव ठाकरे की पार्टी में थी। सियासी हलचल बढ़ने लगी। महाराष्ट्र की ये प्रमुख पार्टी एक बड़ा मजबूत खेमा एक बार फिर बड़े टूट की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और ज़्यादातर शरद पवार की पार्टी के भी लोग एनडीए के साथ खड़े होने के संकेत देने लगे। शरद पवार ने एक नरम स्टैंड लिया, अक्सर जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं। और इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं शरद पवार की बेटी, उनकी पार्टी की सुप्रिया सुले। उन्होंने भी साफ कह दिया कि अगर उनकी बातें, जो उनकी मंशा है, उस पर गौर किया जाता है तो फिर समीकरण बदले दिखाई देंगे, यानी वो एनडीए के पाले में खड़े दिखाई दे सकते हैं। और ये एक नरम स्टैंड था। शरद पवार ने बहुत ही बेहतरीन चाल सियासी साल चली जिसमें कि इस समय फिलहाल के लिए उनकी पार्टी टूटने से बच भी गई और वो इंडिया अलायंस से अलग भी नहीं हुए और एनडीए का भी काम इससे बनता दिखाई दिया। और शायद शरद पवार इसके लिए जाने भी जाते हैं। अब एक बड़ी खलबली इंडिया गठबंधन में मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अलग से फैसला नहीं लिया जा सकता, बैठकर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को यह फैसला करना होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर नंबर इस तरह से बदल जाते हैं तो कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी और फिर मजबूरन क्या कांग्रेस को स्टैंड बदलना पड़ेगा। लेकिन एक बेहद अहम बैठक हुई। कांग्रेस ने जो संकेत दिए उससे यह साफ लग रहा है कि शायद उसके साथी अपना रुख बदल रहे हैं, लेकिन उसने ठान लिया है कि भविष्य में परिणाम उनके लिए चाहे जो हों, वो सरकार का विरोध करेंगे। वक्त जैसे जैसे नज़दीक आएगा देखना ये होगा कि कांग्रेस के सांसद क्या करते हैं। लेकिन एनसीपी शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने जो बयान दिया वो सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। उन्होंने कहा कि 50% की बढ़ोतरी वाले राज्यों की मौजूदा सीट में अगर बढ़ोतरी होती है तो उन्हें बिल्कुल आपत्ति नहीं है और यही बात वो मानते भी हैं, यही वो चाहते भी हैं। और फिर वक्त के साथ देख लिया जाएगा कि बिल के साथ उन्हें क्या करना है। मतलब साफ संकेत हैं कि सरकार यही करने जा रही है और अगर ऐसा हो रहा है तो शरद पवार की पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी एनडीए के साथ। यानी जो आंकड़ा एनडीए को चाहिए वो लगभग अब उस तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है जो 2/3 बहुमत का होगा। 8 सांसद और बढ़ जाएंगे। ऐसे में जो टूट की उम्मीद शरद पवार को थी वो एनडीए के लिए एक सकारात्मक संकेत देने के बाद उन्हीं की पार्टी में रुकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ विन विन सिचुएशन है। एनडीए ने भी इसे लगभग अपने पाले में ही मान लिया है। लेकिन दक्षिण का एक और बड़ा खेमा जो इस समीकरण को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, तमिलनाडु में डीएमके, उसका रवैया बदल गया है। 1 दशक से भी ज्यादा पुराना गठबंधन था कांग्रेस और एनडीए का, अब यह गठबंधन टूट चुका है। ऐसे बड़े तीखे बयान दिए गए कि पल भर में यह गठबंधन 1 दशक पुराना छिन्न भिन्न हो गया। सियासी समीकरण बदल गए। विपक्षी राजनीति की धुरी को इसने हिलाकर रख दिया था क्योंकि एक बड़ा स्टेक होल्डर यही डीएमके था और ये सबसे खास था कि वो दक्षिण से थे। हालांकि डीएमके आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल भी नहीं हुई है, लेकिन इंडिया ब्लॉक से उसने बाहर होने का जो ऐलान किया, इसका मतलब है कि उसके जो 22 लोकसभा सांसद हैं ये तो लगभग इंडिया गठबंधन अपने साथ ना माने। और फिर ऐसे में एक बड़ा मौका ये एनडीए के लिए। एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि डीएमके चुनिंदा विधेयकों पर बीजेपी को मुद्दों के आधार पर समर्थन कर सकता है। यानी यहाँ एनडीए का वो गणित सकारात्मक संकेत देता दिखाई दे रहा है। जो डीएमके कभी दूर था वो इनके लिए अब एक साथी के तौर पर काम कर सकता है। अब राज्यसभा का गणित भी एनडीए ने बहुत ज़्यादा सुधार लिया है क्योंकि राज्यसभा में वैसे हालात एनडीए के लिए नहीं थे। हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए।
राज्यों में बदलते राजनीतिक समीकरणों की वजह से एनडीए की स्थिति अब मजबूत दिखाई दे रही है और ये तेजी से कदम उठाए गए थे एक बड़ी रणनीति के साथ, क्योंकि भविष्य में एक बड़े फैसले मोदी और शाह की इस जोड़ी को करना था जो देश की भविष्य की सियासत को ही बदल कर रख देती। अब लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी गणित को बेहतर करने की जरूरत थी। यहाँ सांसद सीधे चुने जाते हैं, राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं के जरिए सदस्य आते हैं और हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने राज्यसभा में उनकी सीटों की संख्या तो बढ़ाई, इसके आधार पर सरकार की वो एक बड़ी बाधा भी दूर होती दिखाई दे रही जो एक लंबे समय से एक बड़ा रोड़ा था एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, और उसके फैसलों को अक्सर राज्यसभा का यही आंकड़ों का गणित रोक दिया करता था। अब 2/3 के नज़दीक तो नहीं पहुंचे, लेकिन लगभग वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे समीकरण एनडीए बना रही है। एनडीए भी अप्रैल की तुलना में बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी अपने दम पर पूरा बहुमत का आंकड़ा वो देश के सामने नहीं रख पा रही है। लेकिन जो गणित बनाए जा रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लगभग यहाँ पर भी एनडीए जीत की स्थिति में आ सकती है। लोकसभा में मौजूदा स्थिति की बात करें तो एनडीए के पास लगभग 293 सांसद हैं। अब जो नया समीकरण बना टीएमसी के आधार पर 20 बागी और सांसद शिवसेना यूबीटी के 6 जो सांसद हैं, पूर्व सांसद, ये जुड़ जाते हैं तो आंकड़ा 319 तक पहुंच जाता है। अब इसके साथ साथ डीएमके के 22 सांसद भी उन चुनिंदा मुद्दों पर सरकार के पाले में आते दिखाई देंगे, जो भी स्टैंड लेंगे, मतलब फायदा एनडीए का होगा और एनडीए का आंकड़ा इस तरह से 341 तक पहुंच जाता है। अब एनसीपी शरद पवार का गुट 8 सांसद इनके भी हैं, अगर ये भी जुड़ जाते हैं अब मामला 349 तक पहुंचने लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ा गेम होता है वॉकआउट का और एब्सेंट रहने वाला, और ये एक ऐसा सियासी कदम होता है जो किसी बनते खेल को बिगाड़ दे और बिगड़े खेल को भी बना दे। शायद ये वो 2 कदम हो सकते हैं जिससे इस सत्र में एनडीए सरकार का ये बिल, ये कदम कारगर साबित हो जाएगा। हालांकि अभी ये बहुमत के लिए जरूरी 2/3 यानी कि 252 सांसदों के आंकड़े से थोड़ा कम ही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एनडीए के मजबूत दांव के आगे कुछ विपक्षी सांसद छिटक भी सकते हैं। क्षेत्रीय दलों की वोटिंग के समय एब्सेंट रहने या वॉकआउट करने की रणनीति भी बहुत कारगर साबित हो सकती है और इसके लिए बीजेपी का गेम प्लान लगभग तैयार नजर आता है। झारखंड में अली सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और ओडिशा में बीजू जनता दल की एनडीए का रास्ता और आसान कर सकते हैं और मोदी शाह का ये तात्कालिक सियासी कदम देश के भविष्य में सियासत और उसकी धुरी को तय कर सकता है।